नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सरसों की फसल या जो राई की फसल होती है अपनी, उसके बारे में वीडियो बनाइए। संपूर्ण खेती उसकी कैसे की जाए, उसकी कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं, उसके लिए कौन सी जलवायु चाहिए, कौन सी उसमें भूमि उपयुक्त रहती है, उसमें सिंचाई कब करनी है, कौन सा उर्वरक देना है, और सभी जानकारी जो शुरू से लेकर अंत तक है उसका वीडियो हमने बनाने का प्रयास किया है दोस्तों। तो आप वीडियो में पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, जिससे कि जो भी किसान सरसों लगाना चाहते हैं या लगा रहे हैं उनको मदद मिल सके दोस्तों। और आगे भी इससे संबंधित वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आप तक हमारा खेती से संबंधित और मंडी भाव से संबंधित सभी वीडियो जो हम डालेंगे चैनल पर, वह आप तक जल्दी से जल्दी बिना देरी के पहुंच जाएगा दोस्तों। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आप मंडी भाव और खेती से संबंधित सभी वीडियो, चाहे वह लहसुन प्याज की खेती से संबंधित हो या फिर गेहूं की खेती से संबंधित हो, या सभी खेती से संबंधित जानकारी और प्याज लहसुन के भंडारण से संबंधित सभी जानकारी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी और मंडी भाव से जल्दी जल्दी आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सरसों की खेती की शुरुआत से लेकर अंत तक की क्या प्रक्रिया है या क्या क्या आपको प्रयोजन करना पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि सरसों एक सबसे अधिक तेल की मात्रा वाली फसल है, जो कि रबी सीजन के मौसम में लगाई जाती हैं, जिसे कि ठंडे और शुष्क मौसम और चटक धूप वाले मौसम की आवश्यकता होती है। जहां पर दोस्तों अधिक वर्षा होती है वहां पर इसकी खेती नहीं की जा सकती है। और जिन क्षेत्रों में ज़्यादा पाला गिरता है और फूल आते समय ज़्यादा बादल और कोहरे छाए रहते हैं, उस समय इसमें बहुत सारे कीटों का प्रकोप होता है दोस्तों। तो आपके इधर अगर ऐसा मौसम ज़्यादा अधिकतर रहता है तो वहाँ पर भी ये फसल नहीं हो सकती है दोस्तों। खुले और साफ मौसम में ये फसल ज़्यादा अच्छी पककर तैयार होती है और अच्छी क्वालिटी देती हैं। तो इसी साफ मौसम की शर्त के कारण इसे बहुत जल्दी बोया जाता है दोस्तों, और बहुत वो जब ज़्यादा कोहरा घना कोहरा आता है उससे पहले ही यह पककर तैयार हो जाए उस समय इसे बोया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसे अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं, जिससे कि यह जल्दी पककर तैयार हो जाएगी, और जब ज़्यादा पारा गिरता है तब तक फसल हमारी पककर तैयार हो जाएगी। तो आप अक्टूबर माह में इसे अच्छी तरह से लगा सकते हैं दोस्तों। इसके अगर भूमि की बात करें कि इसमें कौन सी मिट्टी आवश्यक तो होती है दोस्तों, तो यह हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और वैसे तो यह हल्की मिट्टी कोई सी भी हो उसमें हो जाती है, पर सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन हल्की दोमट मिट्टी में होता है दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है किस्म चयन की, तो इसमें इसकी बहुत सारे किस्में हैं दोस्तों, जो कि लगभग 136 दिन 35 दिन के आसपास से 150 दिन के आसपास में तैयार हो जाती हैं दोस्तों। सभी किस्में हम बता रहे हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, जो कि अपने अपने क्षेत्र अनुसार चलती हैं दोस्तों। तो आपके उधर जो उन्नत किस्म हम जो बता रहे हैं उनमें से जो अच्छी मिल रही हो वो आप लेकर इसमें बीज उपयोग कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन मिले और आप अच्छा मुनाफा कमा सके दोस्तों। कि पहली जो उन्नत किस्म है वह है RH 725 दोस्तों। इस किस्म की फलियां लंबी होती हैं और इसमें फलियों में दानों की संख्या 17 से 18 होती है और दाना भी बड़ा होता है। यह 136 से लेकर 143 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं, और इसकी 1 एकड़ की जो उत्पादन है वह 14 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से निकल जाता है दोस्तों। अब दोस्तों अगली किस्म आती है RH 0749। यह किस्म भी काफ़ी अच्छी है और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा इसे लगाई जाती हैं। आप इसे मध्य प्रदेश में भी लगा सकते हो। यह भी 145 से 48 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। इसके पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं दोस्तों। तो इसके दानों में भी तेल की मात्रा 40% के लगभग में होती है दोस्तों। अब अगली वैरायटी है दोस्तों RH 30, जो कि पछेती बिजाई में काफ़ी अच्छी मानी जाती है और काफ़ी अच्छी पैदावार देती हैं। आप इसे नवंबर माह के अंत तक भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप विशेष ध्यान रखें, अगर आप लेट में लगा रहे हैं तो यह वैरायटी आपके लिए काफ़ी अच्छी है, जो कि 135 से 40 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। पर इसका उत्पादन थोड़ा सामान्य रहता है दोस्तों। यह 11 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होती हैं दोस्तों। अलावा दोस्तों इनसे मिलती जुलती बहुत सारी वेराइटियां हैं, जिसमें T59 वरुणा, RH 8113 सौरभ और RB 50 भी काफ़ी अच्छी वेराइटी मानी जाती हैं। और RH 8812 लक्ष्मी, ये भी काफ़ी अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है दोस्तों। RH 781 यह भी काफ़ी अच्छी जो है मानी जाती हैं किस्म। इसके अलावा दोस्तों अभी चलन में पायनियर
जो 45S46 वेराइटी है वह भी काफ़ी चलन में है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा ADV 414 वेराइटी है, वो भी काफ़ी पॉपुलर चल रही हैं दोस्तों। इसके अलावा श्री राम कंपनी की 1666 वेराइटी है, वो भी काफ़ी किसान भाइयों के बीच में प्रचलित हैं और लोकप्रिय हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं दोस्तों। इसके अलावा SVJH जो 84 वेराइटी हैं, वो भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं और काफ़ी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी मानी जाती है दोस्तों। तो आप वह वेराइटी भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। उन्नत किस्मों के बाद अब आती हैं भूमि की या खेत की तैयारी करने की। तो दोस्तों इसे अच्छी तरह से खेत की जुताई करके और उसमें जो हेरो या फिर रोटावेटर की मदद से खेत को अच्छा समतल और भुरभुरा बना लेना है और उस पे ऊपर अपने को पाटा लगा देना है। तो पाटे से क्या लाभ होगा दोस्तों कि उसमें नमी बरकरार रहेगी, जो कि 12 से 15% जन नमी अंकुरण के लिए सरसों की खेती में ज़रूरी होती है, तो वो पर्याप्त बनी रहेगी। इसलिए आप खेत की तैयारी करने के बाद में पाटा ज़रूर लगा दें। अब बात करें दोस्तों इसकी बीज एवं बुआई की, तो आपको दोस्तों अगर आप बुआई इसकी सही समय पर करते हो तो आप 50% सफलता तो उसी समय पा लेते हो दोस्तों। इसके लिए आपको 25 से 30 डिग्री जब सेल्सियस तापमान आपके क्षेत्र में हो तब इसकी अगर बुआई की जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा अंकुरण और फसल में अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता देखी जाती है दोस्तों। और यदि आपके इसमें 25 से 30 डिग्री से तापमान अधिक है तो आप बुआई में थोड़ी देरी कर सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है बीज उपचार की। तो आपको अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता फसल में बनाए रखने के लिए इसे फंगीसाइड और जो इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक होता है उससे उपचारित करना काफ़ी अधिक होता है दोस्तों, जिससे कि इसमें माहू की समस्या और जो मोले की समस्या आती है वो कम देखने को मिलेगी और इसमें जो फंगस की समस्या के कारण उगटा रोग आता है वो भी काफ़ी कम देखने को मिलेगा। इसलिए आप बीज का उपचार जरूर करें, किसी भी अच्छे फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड से जरूर करें दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है बुआई के तरीके की। तो इसे दो तरीकों से बोया जा सकता है, या तो आप सीड्रिल के द्वारा कतार से कतार विधि में भी बो सकते हो, या फिर जो हम पारंपरिक छिड़का विधि से बोते हैं वो उसमें भी कर सकते हैं दोस्तों। पर जो कतार से कतार वाली विधि होती है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, उसमें जो निराई गुड़ाई की प्रक्रिया करते हैं उसमें भी कोई भी परेशानी नहीं आती है और हम पौधे से पौधे की दूरी भी उसमें उचित दूरी जो एक समान पूरे खेत में रख सकते हैं। और छिड़का विधि में कोई पौधा पास में आ जाता है तो कोई दूर चला जाता है, उससे उत्पादन पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। पर आप उचित तरीका अपना सकते हो, आप जिस विधि से करना चाहो आप कर सकते हो, जैसे आपके पास संसाधन है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। बुआई में दोस्तों आपको सबसे मेन सावधानी ये रखनी है कि आपको बीज को और जो आप उर्वरक डाल रहे हो उसको साथ में नहीं डालना है, जो कि मतलब एक साथ संपर्क में नहीं आना चाहिए, न तो बीज में अंकुरण की समस्या आ जाएगी दोस्तों। तो अगर आप सीड्रिल में दोनों चीज़ें डाल रहे हो तो आपको बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में डालना है और जो उर्वरक होता है उसे 7 से 10 सेंटीमीटर गहराई में डालना है, जिससे कि वह अंकुरण के समय संपर्क में नहीं आएगा और उसमें अंकुरण में समस्या नहीं आएगी दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है सिंचाई की। तो सिंचाई आपकी मिट्टी और आपकी भूमि के ऊपर डिपेंड करती हैं। पर दोस्तों आपकी मिट्टी अगर सामान्य है, वहाँ पर ज़्यादा ढलान नहीं है और वहाँ पर अच्छी नमी बरकरार रहती है, तो आपको शुरुआत में ज़्यादा जो होती है सिंचाई नहीं करनी है, जिससे कि जो शाखाएं हैं वो ज़्यादा फूटेगी और उसकी हाइट कम रहेगी और शाखाएं ज़्यादा फूटेगी दोस्तों। तो आपको बुआई के बाद 25 से 30 दिन की अवस्था में आपको पहली सिंचाई करनी है और दूसरी सिंचाई दोस्तों आपको जो फूल आने की अवस्था में करनी है और तीसरी अवस्था फलियों में दाना भरते टाइम करनी है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। और इन बताए गए समय में अगर आपके इधर मावठे की बारिश या जो बीच में बारिश हो जाती है तो उसको आपको सिंचाई नहीं करना है, वो पानी जो बरसात का होता है उससे उसकी पूर्ति हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात आती है निराई गुड़ाई या खरपतवार नियंत्रण की। तो आपको समय समय पर 25 से 30 दिन की अवस्था में इसकी एक बार निराई गुड़ाई जरूर करा देनी है दोस्तों। और आपने पंक्ति वाइज अगर फसल लगा रखी है तो उसमें आप अच्छे से खरपतवार नियंत्रण कर पाएंगे। और आपके इसमें अगर ज़्यादा खरपतवार है दोस्तों तो आप नमी युक्त वातावरण में कृषि विशेषज्ञों की सलाह के हिसाब से आपके क्षेत्र में जो सरसों की फसल में खरपतवार नाशक चल रहा है उसकी आप उचित समय पर उचित मात्रा लेकर फसल की अवस्था के अनुसार आप उसमें खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो दोस्तों। और वो रासायनिक तरीका अपनाने की बजाय आप अगर मेरी सलाह माने और जो हैंड से अपन हाथों से जो खरपतवार नियंत्रण करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है और उसका उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि रासायनिक विधि से जो होता है उत्पादन पर
क्वालिटी पर काफ़ी जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उससे उत्पादन कम होता है दोस्तों। तो जहाँ तक हो सके आप हाथों से ही निराई गुड़ाई करें और ज़्यादा आवश्यक हो तो ही आप रासायनिक दवाइयों का कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार आप उसमें उपयोग करें दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है इसमें रोग नियंत्रण की। तो इसमें रोग जो लगते हैं प्रमुख रोग उनके में हम नाम बता देते हैं। इसमें आरा मक्खी, बालदार जो गिडार होती हैं या कीट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। और सबसे ज़्यादा जो दोस्तों कोहरे के समय में समस्या हमें देखने को मिलती है वह माहू की होती है दोस्तों। अगर मौसम में लगातार नमी बनी रहे और बारिश अगर हो जाती है तो उसकी वजह से दोस्तों माहू की समस्या बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों इन सभी के नियंत्रण के लिए आप कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टोमेटिक जो कीटनाशक होता है जिनका कॉम्बिनेशन हर एक कंपनी आजकल बना रही है, तो आपके इधर जो भी कॉन्टैक्ट और सिस्टोमेटिक जो इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक होते हैं उनका आप भली भांति उपयोग कर सकते हो दोस्तों। जिसमें आप थायोमेथाक्साम ले सकते हो और प्लस में जो लिम्डासाइलोथीन होती है वो ले सकते हो दोस्तों। और इनका कॉम्बिनेशन वाला पैक अगर मिल रहा है तो वो भी आप ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात आती है इसकी हार्वेस्टिंग या कटाई की। तो यह आपको उचित समय पर करनी है दोस्तों फसल की कटाई में आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब फसल की परिपक्वता आ जाएगी तो वह ऑटोमेटिक ही आपको दिखने लग जाएगी। उसमें दोस्तों फसल के पत्तों में पीलापन आ जाएगा, फलियां पीली पड़ने लग जाएगी। उस समय आपको फसल की कटाई करके उसकी पुलियां बांधकर अच्छे से पल्ली पर जमा देना है। जिससे कि दोस्तों क्या होगा कि अगर ज़्यादा फसल सूखने के बाद में अपन काटते हैं तो उसकी फलियां चटकने की जो होती है वो संभावना ज़्यादा होती है और उसमें किसान भाइयों का 5 से 10% नुकसान हो जाता है और ज़्यादा सूखने पर ज़्यादा नुकसान भी बढ़ सकता है। इसलिए आपको फसल पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद में ज़्यादा जल्दी भी नहीं काटना है, जैसे कि हरापन होता है तब भी नहीं काटना है। पीलापन उसमें झलकने लग जाएगा, पीलास खेतों में फैल जाएगी, तब आपको उसकी हार्वेस्टिंग करनी है दोस्तों। उसके बाद आपको उसकी जो मशीन में है या आप जो हाथों से होता है उसको थ्रेसिंग करने के बाद में उसकी सफाई कराकर उसको नमी से मुक्त करना है दोस्तों। उसके बाद आप भंडारण में कर सकते हो या फिर आप मंडी ले जाना चाहते हो तो आप मंडी में उसकी जो है ले जा सकते हो। तो दोस्तों ये थी सरसों की फसल, जो अपन राई की फसल होती है, राइडा होता है, उससे संबंधित ये पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी शुरुआत से लेकर अंत तक की सभी जानकारी हमने देने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कोई जानकारी अगर छूट गई है दोस्तों तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा वह भी कमेंट में ज़रूर बताएं। या आपके इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव या खेती से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपके सवालों के जवाब भी दे सकेंगे और आपके अगर कोई सुझाव होंगे तो वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई उस सुझाव से अवगत हो सकेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें, आपको वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप खेती से संबंधित सारे वीडियो हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो और अच्छे लगे तो आप उनको शेयर भी जरूर करें, लाइक भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के